नेक्स्ट जो हम लोग का सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, जैसा कि हम लोगों ने अभी ये देखा था कि अगर x प्लस ए होल पे पावर n लिखा हुआ है तो इसका एक्सपेंशन क्या था, nc0 x टू द पावर n, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए, nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, nc3 x टू द पावर n माइनस 3 a क्यूब अप टू ncn a टू द पावर n। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने क्या ध्यान किया था कि nc0 nc1 nc2 और ncn, इन्हीं का नाम क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये नाम है। और हमारे आर्टिकल का नाम क्या है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ज़रूरत है इन सब का क्या निकालने की ज़रूरत है, प्लस, ठीक, यही तो ज़रूरत है। अब ये सब लोग सोचो कि ऐसा हम जिसमें क्या करें कि सिर्फ ये चीज़ बचे, और जैसी ही बात ये आई कि क्या करें ऐसा कि ये बचे, तो तुरंत सबके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि इसमें x की जगह a और a की जगह क्या पुट कर दो, x इक्वल टू 1 और a इक्वल टू क्या, 1। जैसे पुट कर दोगे खाली यही तो बचेगा। तो यहाँ 1 प्लस 1 ये कितना हो गया, ये और ये सब वैल्यू ये मिलती चली जाएगी। और अब सब लोग एक बात याद रखेंगे, कोई भी पूछे कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, यानी द्विपद गुणांकों का योगफल, तो हमेशा याद रखेंगे 2 पे पावर n ये होता है। ये रिजल्ट सब लोग याद रखेंगे। ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट नोट कर लेंगे। और क्या दूसरी बात कि कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में केवल x प्लस ए लिखा, कुछ भी लिखा हो सकता है, तो तुरंत सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट किसी ने कहा है, द्विपद गुणांकों का योगफल, तो वह जितनी भी x लिखा है, y लिखा है, z कुछ भी लिखा है, सबकी जगह क्या रख देना है, बस जो मिल गया वही क्या है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, यानी द्विपद गुणांकों का योगफल। इसको नोट करेंगे, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। अब ये क्वेश्चन, अब जैसे ही क्वेश्चन मिला कि फाइंड द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, यानी कि इस जो है इस पूरे एक्सप्रेशन में सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना है, तो तुरंत दिमाग में बात आ जानी चाहिए। अब इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है, एक ही चर लगा हुआ, x ही का लिखा हुआ है, तो सीधे क्या पुट हो जाएगा, x इक्वल टू क्या, 1, और पुट कर दिया तो 1 प्लस 1 माइनस, तो कुल मिला के कितना बन गया, -1, ये आ गया, तो कुल मिला के कितना आ गया, ये -1। तो ये तरीका होगा इसको निकालने का। तो इसको लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट आर्टिकल मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म का मतलब क्या है कि एक ऐसा टर्म जिससे शुरुआत से और लास्ट से उनकी डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, उसी को हम लोग मिडिल टर्म बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने जो बाइनोमियल थ्योरम देखी थी, तो याद करो पास्कल ट्रायंगल बनाया था, ये कैसे बनाया था, पहले 1 फिर ये 1 फिर ये 1 लिख लोगे, ये 1 इसको जोड़ दोगे, फिर ये 1 फिर यहाँ 1 लिखोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, एक और 3 इसको ये 1, बस बात खत्म हो गई। और ये क्या बताया था कि ये पास्कल ट्रायंगल जो है किसी भी एक्सपेंशन के क्या बताता है, कोफिशिएंट, यानी गुणांक। इसके तो यहाँ पर ये जो लिखा था, ये लिखा था x प्लस ए होल पे पावर 1, इसमें अगर x का और a का कोफिशिएंट पूछेगा कोई, तो क्या है, 1 और 1 लिखा है। और फिर इसको लिखना कैसे हम लोगों ने सीख लिया था कि अगर ये x प्लस ए का स्क्वायर है, कुछ भी बात सोचनी है हम लोग को, तो कहाँ से सोचनी है, पास्कल ट्रायंगल, बाइनोमियल थ्योरम मतलब पास्कल ट्रायंगल। ये पहले नंबर पे क्या लिखा है, यहाँ x, इसके ऊपर पावर 2,
फिर एक x पे पावर कम कर दोगे, a पे बढ़ा दोगे, और फिर यहाँ पे क्या a स्क्वायर, इसमें बीच में प्लस लगा दोगे, इसका स्क्वायर यही लिखते हो ना, और अगर ये x प्लस a होल क्यूब, ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो गया x क्यूब, x को कम करते थे और a को क्या करते थे बढ़ाते थे, और ये बीच में प्लस लगा दोगे तो इसका एक्सपेंशन यही था कि नहीं। चलो अब बात खत्म होगी, अपने मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं। जरा ध्यान से देखना, ये अगर देखा जाए तो इस पूरे का एक्सपेंशन यही तो ये लिखा हुआ है, इस पूरे का विस्तार ये लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, और ये क्या है, ठीक। अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो इसका ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है फोर्थ। और ऐसे ही इसी का मैं एक इसका भी एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, ये किसका बना होगा x प्लस ए होल पे पावर कितना 4, तो यहाँ पे क्या बना होगा x पे पावर 4 x स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये, और अब ध्यान करेंगे आप जरा सब लोग ध्यान से सोचते हैं, जो सोचेंगे वही इधर लिख जाएगा। देखो क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ पावर कितनी 1 2 3 4, ऐसे नहीं सोचो, ऐसे नहीं सोचो, इसको ऐसे सोचो 2 4, यानी एक बार पावर क्या हो रही इवन, एक बार सम हो रही है, दूसरी बार पावर क्या 1 3, फिर इसके बाद 5, ऑड चल रही कि नहीं चल रही। अब जरा यानी कि यहाँ पे मिडिल टर्म जब भी निकालना है तो दो केस बन जाएंगे, एक केस फर्स्ट कि n जो है इवन है, और जब इवन है, क्या है इवन है, तो देखो पावर इवन है तो इसमें तुम मिडिल टर्म बड़ी आसानी से खोज ले रहे हो, क्या पावर इवन है तो ये केवल एक ही तो मिडिल टर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसमें देखो पावर 4 था तो इसमें तुमने मिडिल टर्म वर्ड से ये देख लिया कि नहीं देख लिया, तो एक ही मिडिल टर्म है। अब ये कैसे निकालोगे जरा ये सोचो, तो हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं x प्लस ए होल पे पावर n में मिडिल टर्म निकाल लें। किसी भी बाइनोमियल थ्योरम में टर्म को निकालने की कोई बात कहता है तो सबके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, क्या क्या मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे r पता है, क्या पता है, तो मैं टर्म बता सकता हूँ कि नहीं भाई, r का वैल्यू 2 तो टर्म क्या हो गया 3, r का वैल्यू 5 तो टर्म क्या हो गया बन जाएगा कि नहीं। तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए क्या चीज़ पता होनी चाहिए हम लोग को, r की वैल्यू। तो क्या जब n इवन है तो इस केस में r की वैल्यू हम लोग बता सकते हैं, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। जरा कनेक्ट करने की कोशिश करो, बाकी तो ये रट के बैठना है, कुछ ये सब कार्यक्रम नहीं करना है तुम्हें, है ना। जरा देखो पावर 2 आई है तो टर्म कितना आया, पावर 4 आई है तो टर्म क्या आ रहा है 3। कैसे बना होगा ये बताओ, अरे टर्म लिखा है तो असल में 3 थोड़ी रहा होगा, ये 2 + 1 चलता है कि नहीं चलेगा, और ये 2 लिखा है तो उसका ये क्या चला होगा। अब तो दिमाग लगाओ, तो तुम देख रहे हो क्या, जितना पावर में लिखा है, बोलो जितना पावर में लिखा है, नहीं कनेक्ट कर पाए, जितना पावर में लिखा उसका हाफ, जितना पावर में लिखा उसका, तो यानी कि अगर n इवन है तो उस केस में मिडिल टर्म जो होगा उसमें r का वैल्यू n/2 होगा। खत्म हो गई बात। आ गया समझ में कि कहाँ से आया ये, इसीलिए लिखा जाता है। बाकी अब तुमको ये जानने की जरूरत नहीं, तुमको सीधे रट के बैठ जाना है। अब उसके बाद केस सेकेंड बता देने से थोड़ा क्या है कि और क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, तो फिर बाइनोमियल थ्योरम समझ में आने लग जाती है। अगर n ऑड है तो अगर n ऑड है तो इसमें देखो मिडिल टर्म कितने आएंगे, 2 है। मिडिल टर्म का क्या मतलब हुआ, बीच का, बिल्कुल नहीं मतलब होता है। क्या होता है, शुरुआत से और लास्ट से जो क्या हो इक्वल डिस्टेंस। अब जैसे ये 4 पेन है तो उसमें अब मिडिल टर्म कौन से, शुरुआत से दूसरा और आखिरी से दूसरा, तो ये 2 मिडिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ मिडिल, जैसे पावर 4 है, सॉरी पावर 3 है तो उसमें मिडिल टर्म कौन कहलाएंगे, ये दोनों। अब इसका 5 वाला बनाना पड़ जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं बनाएंगे। तो जब पावर यहाँ पे ऑड है तो हमेशा कितने मिडिल टर्म मिलेंगे, 2। कितने मिलेंगे, 2।
अब एक बात और ध्यान दो, क्या ध्यान दोगे, तो इस केस में ध्यान ये देना r की वैल्यू क्या होगी। अभी तुमको समझाया, ये 2 लिखा था, इस 2 का मतलब क्या रहा होगा, और इस 3 का मतलब कितना रहा होगा। अब इस पावर से इसको जोड़ने की कोशिश करो, यहाँ 1 कैसे आया होगा, तो ये 3 - 1 डिवाइड बाई 2 हुआ रहा कि नहीं, और ये वैल्यू क्या रही होगी 3 + 1 डिवाइड बाई, तो क्या मतलब निकला r इक्वल टू क्या n - 1/2 और दूसरा, ठीक है। तो जब कभी भी इसमें कोई मिडिल टर्म पूछता है तो उस केस में अगर पावर ऑड है तो r की वैल्यू ये होगी। और एक खास बात तुमको जो और ध्यान देनी है, क्या खास बात, बनाया है ट्रायंगल, क्यों, वो ट्रायंगल इसलिए बनाया है कि ये बात हम लोग जाने, वरना तुमको पता भी नहीं लगेगी, वरना मैं सीधे लिख के ही खत्म कर देता है। देखो क्या चीज़ थी, कोई हमसे पूछे कि बायनोमियल थ्योरम में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होता है, बायनोमियल थ्योरम में ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट यानी द्विपद प्रमेय में महत्तम द्विपद गुणांक कोई पूछेगा तो जानते हो क्या होता है, वो यही होता है, मिडिल टर्म होता है। कैसे, इस पूरे एक्सपेंशन में देखो, तो ये जो नंबर थे यही नंबर आगे चल के सी में बदले थे कि नहीं बदले थे, बदले थे ना, पिछली क्लास में बदलवाया था ना। तो जरा ध्यान से देखो, इस पूरे एक्सपेंशन में अगर मैं तुमसे बोलूं तो सबसे बड़ी सी की वैल्यू कहाँ आ रही है, तो ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। इसमें अगर पूछूं तो सबसे बड़ी सी की वैल्यू ये और यही तो है। इसमें अगर पूछूं सबसे बड़ी सी की वैल्यू तो ये है कि नहीं, और ये जो सी की वैल्यू इसी के नाम तो क्या है, बायनोमियल कोफिशिएंट। तो क्या चीज़ सीखे हम लोग, तो हम लोग ये सीखे कि जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट, यानी मध्य पद जो होगा वो हमेशा द्विपद प्रमेय का महत्तम द्विपद गुणांक प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो पहले इतना लिख लेते, फिर वो मैं लिखवा दे रहा हूँ। ये यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। इस केस में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या हुआ, r का वैल्यू कितने है n/2, और टर्म क्या लिख रहे थे जनरल, अगर NCr, तो r की वैल्यू मिल गई, तो NCn/2। क्या ये जान दे क्यों सीखे बेटा, देखो कोई सी चीज को मैक्सिमम करना है, क्या करना है, या मिनिमम करना है, तो बेटा तुम्हारे पास 2 तरीके होते हैं बायनोमियल थ्योरम में। क्या, एक तो वो चल सकता है कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए कैलकुलस, और दूसरा क्या कि तुमसे किसी ने कह दिया बायनोमियल थ्योरम में मैक्सिमम करो, तो वो सॉल्व करने की जिम्मेदारी इसकी होती है, और कोई नहीं कर पाता मैक्सिमम, क्योंकि ये कैसी वैल्यू देता है, मैक्सिमम। ग्रेटेस्ट मतलब क्या, मैक्सिमम। और एक बात और, ये दोनों वैल्यू तो अलग अलग है ना, सब लोग देखो पहले, ये दोनों वैल्यू कैसी है, अलग अलग है ना, नहीं है। इसमें देखो, इनमें क्या नंबर की वैल्यू अलग अलग आई हैं, इनकी शक्लें अलग अलग है, लेकिन है दोनों क्या है, सेम। कैसे, NCr बराबर NCn-r भी तो प्रूफ करके दिया था, इसमें लगा दोगे तो ये मिल जाएगा, इसमें लगा दोगे तो ये, लिखेंगे 2 बार लेकिन होंगी वैल्यू क्या, सेम। लिख लो। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन जब देखोगे तो पावर दिखी, तो पावर ये कैसी दिख रही है हम लोग को, इवन। और जब पावर इवन दिख रही है तो हम लोग को पता है r इक्वल टू क्या फार्मूला है, n/2, और n की जगह यहाँ पे कितना लिखा है, 2n, यानी कि r की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, n। और अब यहाँ पे फार्मूला क्या है जनरेटर, TR+1 इक्वल टू NCr, क्या फार्मूला था, x टू दी पावर n-r इंटू, लिखना नहीं, ये तो याद दिलाने के लिए लिख दिया है, हमें तो वैल्यू रखनी होती है ना x के, तो x की जगह कितना लिखा है 1, और a की जगह कितना लिखा हुआ है a, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, तो हमारे पास टोटल जो है, और n की जगह यहाँ पे कितना है, n की जगह कितना है 2n, तो इसलिए 2n हो जाएगा। तो फाइनली, और r की जगह कितना हो गया n, तो ये पूरी वैल्यू रख गई। ठीक है, तो अब हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, 2n Cn x टू दी पावर n। कौन सा ऑप्शन है,
ये आ गया कि नहीं आ गया? कैसे? तो यहाँ पे अब देखो, ये क्वेश्चन जो है बायनोमियल थ्योरम में जो शुरुआती क्वेश्चन होते हैं, जो टर्म से रिलेट क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन अपने आप में बायनोमियल थ्योरम की वजह से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहते, वो किसी दूसरे के साथ जो सेटिंग बैठा ली जाती है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी क्वेश्चन देखा जाए तो बायनोमियल थ्योरम का काम तो खत्म हो गया ना पूरा, लेकिन आंसर तो नहीं मिला। अब ये सॉल्विंग की वजह से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे देखोगे फैक्टोरियल 2n लिखा है, ज़रा ध्यान से सोचो तो इसका अलग क्या रहा होगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 7, बस एक लिख दे रहा हूँ। और ये लास्ट में कहाँ तक जाएगा, ज़रा ध्यान से सुनना, लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 2n तक जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा 2n के एक थोड़ा पीछे करो और उसके एक पीछे करो, बस यहीं तक लिख रहा हूँ। और उसके एक और पीछे करोगे तो क्या आएगा, बस उतना लिखने की जरूरत नहीं है। और कभी तुमने ध्यान दिया है फैक्टोरियल को जब ओपन किया है तो देखो क्या ध्यान दिया है कि नहीं दिया है। जैसे फैक्टोरियल 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 × 2 × 3 × 4 है कि नहीं? एक फैक्टोरियल 6 लिखता हूँ, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, कि बताओ क्या तुमको दिख रहा है यहाँ से? अब हम जो बता रहे हैं वही दिख रहा है, ठीक है। ये कैसा नंबर है, 4 6, ये कैसा नंबर है, इवन है कि नहीं, सम है ना। तो यहाँ पे देखो 2 ऑड नंबर मिल रहे हैं और 2 क्या है, इवन। तो इस बात को अगर लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकता है कि नहीं? अच्छा देखो 6 था तो 3 ऑड नंबर है, यानी 3 विषम है, और 3 क्या है, सम, यानी कि इवन है। तो यहाँ पे अब जरा ध्यान करो, ये टोटल कितना है, 2n है कि नहीं? तो इसका n इसके अंदर ऑड रहे होंगे, और क्या n। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं ऑड एक साथ कर रहा हूँ, 1 3, इसका ये 5 आएगा यार, ये खत्म कहाँ पे होगा जाके, 2n - 1 पे खत्म होगा जाके। कैसे देखो 1 3 1 3 5, यानी कि आखिरी से ठीक पहले वाले पे खत्म होता है कि नहीं? तो ये आखिरी की ठीक एक पहले वाले, तो ये लास्ट ऐसे एक साथ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और अब जरा ध्यान करो, ये वाले ये क्या होंगे, 2 4 6, कहाँ तक, 2n-2 × 2n, ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा अब जरा तुम और थोड़ा सा ध्यान दो तो तुम्हें कुछ और दिखेगा। ध्यान दे पा रहे हो क्या? ये जो 2 लिखा है, ये 4 लिखा है, इसको अगर लिखना चाहोगे तो 2 × 1, रुक जाओ बता रहे हैं, 2 × 2 ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? तो इस बात को जरा ध्यान से सोचो, तो ये 2 स्क्वायर 1 × 2 हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो। और ये 2 4 6 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हो? अरे 2 × 2 × 2 और 2 × 3 लिख सकते हो कि नहीं? तो ये कितनी बार 2 है? और क्या चीज़ ध्यान दी तुमने कि 4 था तो 2 पे पावर 2 आ गई, आधा हो रहा है। 6 था तो 2 पे पावर कितनी आ गई? तो यहाँ कितनी बार होगा ये 2? अरे n इधर हो गया और n इधर बचा, तो ये 2 अगर मैं तोड़ूंगा सबको तो कितनी बार होगा 2? n बार होगा कि नहीं होगा? और तो 2 की मल्टीप्लाई n टाइम होगी तो कितना आएगा? 2 n। नहीं समझे? अरे इसको क्या लिखा तुमने, 2 × 1 लिखा कि नहीं लिखा? ये 2 × 2 ऐसे चलेगा कि नहीं?
तो ये दो यहाँ से सब निकलेगा, तो ये 2 2 2 कितनी बार, n बार, तो 2 की मल्टीप्लाई n बार, तो 2 टू दी पावर क्या बनेगा, n। तो ये क्या दिख रहा है, और फिर ब्रैकेट पे क्या बचेगा, अप टू ये बचेगा कि नहीं बचेगा, और जब ये बचेगा तो तुमको फिर कोई एक बात याद आएगी, और वो बात याद ये आएगी कि इसी का ही तो मतलब फैक्टोरियल n होता था, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे सीधे। अरे बोलो, तो यहाँ बचा कितना, आप देख लो कौन सा ऑप्शन आ गया, सी। ठीक, तो ये इसमें इस तरीके की सॉल्विंग भी अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है ना, इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं, जो अभी पहला आर्टिकल पढ़ा था और जो अभी पढ़ा है, ये दोनों आपस में क्या है, मिक्स है। ठीक, देखो इसमें क्या बोला गया सबसे पहले कि सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट, यानी कि सभी द्विपद गुणांकों का योगफल। तो अब ये x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू हमें बता दी गई कितनी है, और हम लोग को पता है कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना आता है, तो यहाँ पे तो सीधे x की जगह 1 और y की जगह कितना हो गया 1, ये सीधे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू कि नहीं, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई 9, तो n इक्वल टू क्या आ गया 9। अच्छा, अब जब इसमें कोई प्रॉब्लम, तो हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम हो गई वो ये बन गया कि नहीं बन गया, और अभी हमने पढ़ा था क्या, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट यानी महत्तम गुणांक, वो हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ मिलता है, मिडिल टर्म में। और कैसे मिलता है, n की वैल्यू देख के, तो n की वैल्यू कितनी है 9, यानी कि ये वैल्यू कैसी है, ऑड हो रही है कि नहीं हो रही है, और जब ऑड हो रही है तो इस केस में क्या था, ये लिखे या ये लिखे, दोनों से वैल्यू, ये दिखने में अलग है लेकिन वैल्यू दोनों क्या देते हैं, सेम। तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 5। तो यहां से फार्मूला NCR, R की वैल्यू मिल चुकी है और n तो हमें पता ही है, तो कितना आ जाएगा 9C4। अब चाहे तुम 9C4 लिख दो, चाहे देखो 9C5 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है कि नहीं, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आया, कितना बोले हो 120, तो बस ये आ गया। ठीक है, तो ये इनके आर्टिकल को, अब अगला आर्टिकल तो देखते हैं नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट टर्म। तो देखो ग्रेटेस्ट टर्म की जब बात आएगी तो एक बात हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग से जो यहाँ पे बात करी जा रही है वो क्या है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है, वो लिखा हो या न लिखा हो। अच्छा एक बात बताओ सब लोग, ये लिख दे और ये लिख दे, ये दोनों बराबर है कि अलग अलग है, तो हम कहेंगे कि अभी बराबर है, क्योंकि हमारा आर्टिकल क्या है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, संख्यात्मक रूप से, मतलब उसमें साइन नहीं देखा जाता है, यानी दोनों के ऊपर क्या लग चुका है। अब क्या बताओगे, दोनों बराबर हैं कि अलग अलग है, बस यही ध्यान रखनी बात। ठीक है, तो इसको कैसे निकाला जाता है वही हम लोग जानने जा रहे हैं। तो यहाँ पर तरीका ये होता है कि ये जैसे इसका एक्सपेंशन तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये है। तो जब कभी भी कोई न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोल देगा संख्यात्मक दृष्टि से महत्तम पद, तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे
ये कैसा टर्म है, ये टी आर प्लस वन है कि नहीं है, अरे बोलो। और ये अगर टर्म मैं पूछूं सबसे तो ये टी आर प्लस टू है कि नहीं है, और ये अगर मैं पूछूं तो ये सबसे, तो ये क्या है, टी आर। ठीक है, तो अगर कोई टर्म न्यूमेरिकल, अब चूंकि मैंने बोल दिया न्यूमेरिकली, क्या बोल दिया, तो इसलिए इसके ऊपर क्या लग जाएगा, मॉड। और चूंकि जनरल टर्म ही यहाँ पे ग्रेटेस्ट टर्म माना गया, क्या जनरल टर्म ही ग्रेटेस्ट टर्म माना गया है, तो ये वैल्यू हमेशा दिस होगी। भाई कोई चीज़ बड़ी है, सबसे बड़ी, तो कैसे पता करोगे, सीधी सी बात है, वो अपने आजू बाजू वाले से बड़ी है तो बड़ी है। भाई ये तुमको बड़ा पेन बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये अपने आजू बाजू वाले से क्या है, बड़ा है। तो ये वाकई में अगर ये टर्म ग्रेटेस्ट टर्म है तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों से क्या होगा, बड़ा। ये बराबर क्यों लगा है, क्योंकि हमें ध्यान है कि बायनोमियल थ्योरम जब सॉल्व करते हो तो पास्कल ट्रायंगल में दो दो वैल्यू सेम आ जाती है कि नहीं, और हो सकता है एक प्लस के साथ हो और हो सकता है एक वैल्यू क्या है, लेकिन न्यूमेरिकली पढ़ रहे हैं तो इनको बराबर ही माना जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या बन जाएगी, एक डबल साइड इनइक्वालिटी बन गई, क्या बन गई, और उसको फिर एक बार एक साइड सॉल्व करेंगे, एक बार, और उसको सॉल्व करके जो भी पूछा गया होगा निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या आपसे बोल रहा है कि फोर्थ टर्म जो है ये कैसा किसका टर्म है, ग्रेटेस्ट टर्म है, तो T4 ग्रेटर होगा और दिस से, ये वैल्यू आएगी इसकी। अब यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्या, अब फोर्थ टर्म थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, मॉड नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी क्या, 10, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और ये कितना आएगा, 2 पे पावर 8 आएगा कि नहीं आएगा, और फिर क्या आएगा 3x/8 होल ऑफ स्क्वायर, फिर ये कितना आ जाएगा 10c3 10c4 और 3x/8, ये आ गया। अच्छा ये मॉड लगाए तो मॉड किसके ऊपर, नंबरों पे तो जाएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा, x के ऊपर जाएगा। थोड़ा होशियारी से सॉल्व करेगा वरना बहुत बड़ी सॉल्विंग हो जाएगी। तो 10c2 2 पे पावर 8 3 स्क्वायर मॉड x स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर, फिर 10c3 तो अब सबसे पहले ये देख लो क्या क्या सिंप्लीफाई हो रहा है। देखो सबसे पहले ये 2 पे पावर कितना है 6, ये 2 पे पावर कितना है 7, ये 2 पे पावर क्या है 8, ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ से सिर्फ एक ही पावर बचेगी कि नहीं, और यहाँ से पावर कितनी बचेगी 2, ये तो 2 वाला हो गया। और कौन सा, अब 3 वाले पे देखो ये 3 स्क्वायर है, ये 3 क्यूब है, 3 पे पावर 4, ये इससे कट जाएगा 1, ये बचेगा कि नहीं, और फिर ये इससे कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा स्क्वायर। तो हमारे पास बचा क्या फाइनल 10c2, ये 2 पे पावर 2 मॉड x स्क्वायर, और एक काम कर लो मॉड x स्क्वायर भी कटा सकते हैं, ये एक ये 10c3 2 into 3 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं 10c2 10c3 10c4, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा ये
ये आ गया। अब यहाँ से फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और काटने वाली चीज़ें काटो, और क्या काटोगे? ये फैक्टोरियल 6 है, इसको क्या लिख सकते हो? और इसको ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो भी कटेगा, सब कट जाएगा। अभी कुछ छूटा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये यहाँ से काट दे रहे हैं, ठीक है, और ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो कुल मिला के ये आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पर? और अब यहाँ पे देखो कुछ कटने पिटने वाला है कि नहीं? इससे तो कुछ नहीं कटेगा, तो क्या बचेगा? 7 और ये 6 इंटू 4, यही बचेगा कि नहीं? और ये बाजू वाले पे क्या बचा? 9 फैक्टोरियल 4, ये आ गया। अब जरा देखो कुछ और कैंसिल हो रहा है, यही तो बचा। अब सबसे कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं? एक 4 4 7, ये भी हट जाएगा ना। तो अब क्या बचा? ये आ गया। इधर कितना बचा जयेश? है बस, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो अब बन गई डबल साइड इनइक्वालिटी, एक बार एक साइड सॉल्व होगी, एक बार एक साइड। केस फर्स्ट, मॉड एक्स ये आ गया। और इसका मतलब हम लोग को पता है क्या? अरे भाई मॉड एक्स अगर ए से बड़ा होता था तो एक्स की वैल्यू क्या होती थी? माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। ये आ गया, ठीक। अब दूसरी साइड, मॉड एक्स अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये कितना हो जाएगा? 128 अपॉन ये कितना आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 7 64 8 दोस्त है, हाँ ठीक है। फाइनली मॉड एक्स जो हो गया 64 बाई कितना आ जाएगा? 21। और ये कौन सी प्रॉपर्टीज बन गई? ये मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू ए वाली बन गई कि नहीं? ये आ गया कि नहीं आ गया? अब दोनों केस का क्या निकाल दिया जाएगा? इंटरसेक्शन। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई हम लोग के पास, ये आ गई। अब दोनों केस का इंटरसेक्शन देख लो। पहला ये, तो जब दोनों केस का इंटरसेक्शन ले लोगे तो x की जो वैल्यू आ गई ये आ गई। तो ये कौन कौन सा? ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। तो ये
रेंज निकालने के जब क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये रहता है, नोट करो इसको। ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए होल टू द पावर n। तो देखो, एक तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है उस पूरे से निकाल सकते थे, तो वो निकाला भी है कि टी आर माइनस वन टी आर इससे इनइक्वालिटी बनाई थी और सॉल्व करके क्या निकाल लेते हैं, आर की वैल्यू। लेकिन इससे हम लोग इस जो और ये क्या है, ओरिजिनल मैकेनिज्म है, इससे सॉल्व हम लोग तभी करते हैं जब हमें रेंज निकालने के लिए कोई क्वेश्चन हो जिसमें लैम्डा की वैल्यू या कुछ एक्स की वैल्यू, जैसे पिछले उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, रेंज निकालनी थी ना, रेंज वगैरह निकालने के क्वेश्चन होंगे तो हमको इस ओरिजिनल मैकेनिज्म से ही पूरा सॉल्व करना है। लेकिन अगर खाली मुझे टर्म ही पता करना है कि कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट है, तो वहाँ पे फिर हम लोग शॉर्टकट से क्या करेंगे करेंगे ये कि ये जैसे क्वेश्चन में यहाँ लिखा होगा, तो अब ये हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं, बाकी सब क्वेश्चन में दिखेगा। तो इन दोनों में से जो भी कांस्टेंट नंबर दिखेगा, जो भी अचर नंबर दिखेगा, वो कॉमन कर लेना। जैसे मान लो यहाँ थोड़ी देर के लिए ए कॉमन है, ए को मैं कांस्टेंट मान लिया, कॉमन कर लिया, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। और इस पूरी वैल्यू को समझ लो थोड़ी देर के लिए सब लोग कैपिटल एक्स, और आर बराबर क्या होगा यहाँ पर कैपिटल एक्स इंटू 1 प्लस एन अपॉन 1 प्लस मॉड कैपिटल एक्स, यहाँ पे मॉड में रखना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रखने के बाद तुमने देखा है कि जब पुट कर दिया जाएगा, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो आर का कुछ नंबर आएगा। आर का जो नंबर आएगा वो दो तरीके का नंबर होगा, या तो पूरा सॉल्व होकर जैसे आर मान लो ये आ गया, एक ये आ सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं आर की वैल्यू दो तरीके के आएंगे, क्या, एक या तो आर पूरा का पूरा कैसा नंबर बन जाए, इंटीजर, और दूसरा आर जो है किसके साथ बन जाए, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। तो आर की वैल्यू कैसी आएगी उसके हिसाब से क्या लिखना है ये हम लोग अब जानने वाले हैं। तो सबसे पहले केस फर्स्ट कि अगर आर जो है वो हमारे पास इंटीजर बन जाता है, और वो भी इंटीजर बनेगा तो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, क्योंकि आर कैसा है, टर्म है। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू अगर इंटीजर आती है, मान लो आर की वैल्यू हम लोगों ने सब सॉल्व किया और क्या आ गई, आई आ गई, तो उस केस में जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो होगा एक टी आई और दूसरा होगा टी आई प्लस वन होगा, दो होंगे। इनको पूरा सॉल्व कर लोगे ना तो दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। केस सेकेंड, और कैसी सेम आएंगी कि एक वैल्यू प्लस के साथ मिल जाएगी तो दूसरी वैल्यू किसके साथ, माइनस के साथ। लेकिन हम लोगों ने बात करी थी कि हमें माइनस और प्लस से मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, संख्यात्मक रूप से देख रहे हैं, तो इसलिए माइनस प्लस नंबर से हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होगा, नंबर से, उसका साइन से कोई मतलब नहीं है। और आर का वैल्यू दूसरा अगर इंटीजर नहीं यानी इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म का है, तो उस केस में जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो सिर्फ टी आई प्लस वन हो जाएगा। अब जैसे मान लो तुमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद आर की वैल्यू 7.5 आ गई, तो इसका अलग जो टर्म हो गया वो क्या हो जाएगा, 8। क्यों 7.5, तो इसमें इंटीजर क्या है, 7, तो टर्म क्या हो गया, 8, ये आ जाएगा, ठीक। अब वो हम लोग ने जो क्वेश्चन दिया था वो देख लेते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो कांस्टेंट नंबर हो उसको क्या कर लो, बाहर कर लो। तो यहाँ से 3 बाहर कर लिया, तो ये 3 पे पावर कितना रहेगा, 15 आएगा कि नहीं आएगा, ये होल पे पावर कितना हो गया, 15, और ये पूरी वैल्यू किसका काम करने लग जाएगी, एज ए एक्स, कैपिटल एक्स। मॉड इसीलिए लिखा गया था क्योंकि आर की वैल्यू कभी माइनस नहीं होती है। तो यहाँ से जो फार्मूला बना था क्या था, ये था, एन का मतलब कितना हो गया, 15, वैल्यू रख देते हैं। इसमें तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना होगा, बहुत लगाने का मन है तो फिर वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा।
कि समझ गए ना क्या सॉल्व करना पड़ेगा। और वैल्यू रख देने के बाद फिर x की जो भी वैल्यू दी गई वो रख दो यहाँ पर, तो रख दिया कितना आ जाएगा। ये सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि 5x बराबर कितना हो रहा है 1, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ गई 1, ये जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1, तो ये फाइनल कितना आ गया 1/3 और कितना आ गया r का वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक, अब जब r का वैल्यू 4 आ गया तो ये वैल्यू कैसी इंटीजर, और जब इंटीजर है तो देयरफॉर टर्म क्या हो पता है कि तो इसके इसमें t4 हो जाएगा और t5। कोई प्रॉब्लम इसमें, बात समझ गया कि नहीं। तो ये आ गया। अब अगर तुम इसकी वैल्यू निकाल के भी देखोगे ना तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। देखो इस क्वेश्चन ने हमने सिर्फ और सिर्फ तुमसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, संख्यात्मक रूप से महत्तम पद, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे केवल ये काम तुम्हें दिखा रहा हूँ करके कि देखोगे तो वैल्यू दोनों की क्या आएगी सेम, ठीक है, इसलिए करके दिखा रहा हूँ, बाकी कोई मतलब नहीं है। और ये दूसरी बात ये भी कि अगर कोई वैल्यू पूछ लेते तो कैसे निकालना, तो सीधे वैल्यू अगर कोई पूछेगा तो तुमको यहीं से निकालनी, इसी से, इस टर्म से। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 3/5x होल पे पावर 15 ये था। इसमें सबसे पहले देखो t4 निकालते हैं हम लोग। अब t4 निकालना होगा तो कितना होगा, ये 15c3 और 3 पे पावर ये आ गया, और यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं। ये कैंसिल हो गया, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया -5 × 7 × 13, मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर t5 की वैल्यू निकालते हैं, t5 इससे निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये 15c4 ये आया। और अब कितना बचेगा, ये पावर 4 है तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, ये देखो ये जो 3 लिखा है ना, इसको इसके साथ मिला दे रहे हैं, और ये बाकी तो 5 × 7 × 13 और ये 3 इसके साथ मिला दोगे तो 3 पे पावर 12 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो दोनों टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ गई कि नहीं आ गई। तो ये अभी क्वेश्चन बनाने वाले की बात है, ठीक है। तो वो चाहे जैसे भी तुम ये शॉर्टकट तरीका है, करोगे तो सब कुछ आएगा वही, ठीक है ना। नोट कर लेंगे, एक और क्वेश्चन पे लिखता हूँ। तो नेक्स्ट, अब इसमें आप लोग को निकालना है तो तरीके पे कोई चेंज नहीं होगा, शॉर्टकट जो बताया गया है। तो इसमें 2 ये कॉमन हो जाएगा, ये पूरा कैपिटल X बच जाएगा, और अब सारी वैल्यू पुट हो जाएगी। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं,
ये 19/13 हो गया कि नहीं? तो कितना आ गया ये बोलो? बस आगे पूरा सॉल्व करने की जरूरत है। 6 पॉइंट समथिंग आगे कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब कि जो टर्म हो गया वो इस बार क्या हो जाएगा? T7। बस खत्म। और यही टर्म क्या होगा? ग्रेटेस्ट टर्म, यानी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। कोई वैल्यू बोलेगा निकालने को तो कैसे निकालनी है बता दिया तुमको इससे पहले क्वेश्चन में। ये जो कॉमन वॉमन किया उससे नहीं निकालना है, ओरिजिनल वाले से ही निकालना है। बात क्लियर ना? बस ये अब जाके ये टर्म से रिलेट, ग्रेटेस्ट टर्म से रिलेट काम खत्म। अभी टर्म से रिलेट कुछ और पॉइंट है, उनको देखते हैं अब आगे। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है पहले देखो। जैसे मैंने एक ये स्क्वायर ओपन करके रखा है, अब इसमें स्क्वायर ओपन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़रा ध्यान से देखो। अगर मैं तुमसे पूछना चाहूँ कि √2 + 1 के स्क्वायर में कितने रैशनल टर्म होंगे, कितने, तो तुमने फट से इसका स्क्वायर ओपन कर दिया और गिन लिया कि 1 2, हाँ 2 होंगे, खट से गिन लिया। कोई समस्या इसमें? अब मान लो यही पे हम लगा देते पावर 200, आप बताओ कितने हैं? तो निकालना आसान हो जाता कि नहीं हो जाता? नहीं होता ना। तो हम लोग यही जानने वाले हैं कि अगर कोई बाइनोमियल थ्योरम लिख दी गई है तो उसमें रैशनल टर्म कितने होंगे ये जानने वाले हैं, ठीक है। और कोई रैशनल टर्म बोले या फिर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन बोले, भाई जो रैशनल टर्म होते हैं उसी के ऊपर तो कोई रूट वूट ये सब नहीं लगता है ना। ऐसा बोले, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है और हिंदी में पढ़ने, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या होता है कि इसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि जो भी एक्सपेंशन दिया जाएगा उसका हम लोग क्या लिख लेंगे? जनरल टर्म। क्या लिख लेंगे? और जनरल टर्म लिखने के बाद एक जैसे टर्म पूरा एक साथ सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम ये सोचेंगे, जो हम बता रहे वही सोचोगे और कुछ नहीं सोचोगे। देखो क्या भाई, फार्मूला ये लिखते थे हम लोग के नहीं, फिर लाइक टर्म एक साथ कर लोगे। अब उसके बाद सब लोग दिमाग में एक बात रखोगे, क्या भाई? NCR, इसको जब भी सॉल्व करोगे तो हमेशा कोई ना कोई नंबर ही तो आएगा। और कैसा नंबर आएगा? होल नंबर। कैसा नंबर आ जाएगा? होल नंबर। क्या भाई इसके ऊपर कोई, या ऐसा सोच सकते हो ये नंबर हमेशा कैसा आएगा? रैशनल नंबर आ जाएगा। होल नंबर भी हमेशा थोड़ी आएगा भाई, वो कट गया पूरा तो ठीक है, नहीं कटा तो फिर क्या, रैशनल तो बना रहेगा। ये बात कंफर्म है कि नहीं? इसमें कोई समस्या क्या? अच्छा, अब इसको हमने बोल दिया पूरा, ये कैसा नंबर आएगा? रैशनल। कोई डाउट इसमें किसी को? अच्छा, और दूसरी बात, अगर मैं होल नंबर बोल रहा हूँ तो मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, आएगा होल नंबर ही ये पैनल, ठीक है ना? समझे कि नहीं? क्या समझे बताओ? तो हम लोग समझे कि भाई NCR का मतलब पास्कल ट्रायंगल बनाते थे कि नहीं? बहुत आसानी से, तुम और ध्यान कर लो, ये बनाया था कि नहीं? इन्हीं नंबरों को तो NCR लिख रहे थे कि नहीं? ये सारे नंबर हैं कैसे? होल नंबर है कि नहीं? और होल नंबर भी नहीं बोलोगे, बेसिकली बोलोगे क्या? नेचुरल नंबर, क्योंकि उसमें होल नंबर में तो जीरो भी आ जाता है, इसमें तो जीरो भी। तो यानी कि कुल मिला के ये कैसा नंबर है? एक नेचुरल नंबर। या अब बात खत्म हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी लिखा हुआ, अब क्या लिखा होगा तो क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान देना है। उसमें तुम्हें केवल ये ध्यान देना है कि जिसके ऊपर रूट वगैरह लग रहा हो, क्या लग रहा हो, वो टर्म एक साथ करना है। अब बाकी सारे टर्म क्या है? एक साथ। और उसमें ये सोचना है कि आर की मैं वो क्या वैल्यू रखूं, आर की वो क्या वैल्यू रखूं कि जिससे टर्म के या पावर के ऊपर रूट वाले टर्म, या फिर उसी को हम लोग बोल सकते हैं रेडिकल साइन से वो रिमूव हो जाए। क्या कहने का मतलब है? जैसे मान लो कि हमने ये लिख दिया 2r⁴ 3/2, ये लिख दिया। अब अपने आप सोचो कि r की वैल्यू क्या रखे कि ये रेडिकल साइन से फ्री हो जाए। तो जैसे यहाँ पे देखो, r का वैल्यू अगर तुमने 0 रखा तो फ्री हो जाओगे कि नहीं? अरे r का वैल्यू जैसे इसमें 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2p⁻0 मतलब 1। अच्छा, अब r का वैल्यू अब दूसरा रखना जाए तो r का वैल्यू 3 रख सकते हैं कि नहीं? तो 1 2 ही रह जाएगा कि नहीं? लेकिन r का वैल्यू तुमने 6 रखा तो भी फ्री हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? लेकिन इन वैल्यू को छोड़ के तुम दूसरी वैल्यू रखना शुरू कर दो तो रेडिकल साइन बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? अरे भाई r का वैल्यू मान लो हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया। और जब 1 रख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? 2⁴1/3, तो इसका मतलब ये क्यूब रूट ऑफ दिस रह रहा है कि नहीं रह रहा है? तो ये रेडिकल साइन बना रहा कि नहीं बना रहा? करनी रहा कि नहीं रहा? तो हमें वही टर्म चाहिए जिनके ऊपर ये रेडिकल साइन ना हो, मतलब करनी से मुक्त हो, ठीक है। तो वो r की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से क्या करनी पड़ेगी? सोचनी पड़ेगी। और कैसे सोचेंगे इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो
ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि इसका हमने जनरल टर्म लिख दिया, तो टी आर प्लस वन सी आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया कि नहीं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अब r की वैल्यू क्या होनी चाहिए जरा सोच के बताओ। तो देखो ऐसे सोचा जाएगा, यहाँ पर r, यहाँ पे क्या लिखा है, ये 5 लिखा है, ये क्या लिखा है 10, ठीक। यानी जो भी नंबर होना चाहिए वो इन दोनों का क्या होना चाहिए, मल्टीपल। तो उसके लिए भाई, क्योंकि खाली तुम जो है यहाँ पे कहते हो कि नहीं 5 ही रख दें, तो यहाँ तो बन जाएगा, लेकिन क्या यहाँ बनेगा, तो दोनों जगह बनेगा तभी तो जाके वैसा टर्म बनेगा, नहीं विजुलाइज हुआ। थोड़ा इसको देखो और ब्रेक कर दे रहा हूँ, ये इतनी बात तो सबको आ गई समझ में कि ये क्या, जो भी होगा हमेशा नेचुरल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, अब अगर y पे पावर 11 लिख दूं मैं तो भी ये भी हमेशा कैसा नंबर आएगा, नेचुरल। भाई x y, यहाँ पे y की जगह कुछ भी नंबर हो लेकिन पावर कुछ कर दोगे 11, तो कुल मिला के ये हमेशा का हमेशा y कैसा भी नंबर हो, अभी कैसा भी नंबर हो, कुछ बताया नहीं कि इसलिए कैसा भी नंबर हो सकता है, ये हमेशा एक रैशनल नंबर जैसा आएगा कि नहीं आएगा, परिमेय संख्या बनी रहेगी कि नहीं। क्या इसमें रूट वूट लगा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो रूट वूट कहाँ लग सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म दे सकता है या फिर ये वाला टर्म दे सकता है। तो हमें यहाँ से r की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे रूट वूट वाले टर्म क्या हो जाए, हट जाए, करनी हट जाए, रेडिकल साइन हट जाए। रेडिकल साइन बोले या करनी बोले एक ही मतलब रहेगा, ठीक है। तो ये नंबर कैसे होंगे, जो इन नंबरों के क्या होंगे, मल्टीपल। और इसका मतलब सीधे तुम बोल सकते हो कि इनका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। तो यानी कि जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, 10 का मल्टीपल। और जब 10 का मल्टीपल रखोगे तो रख देते हैं। तो यानी r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r कहाँ से शुरू होगा, हमेशा r की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो 0 तो लेना पड़ेगा, 0, फिर क्या रहेगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, कहाँ तक लिखे हैं भैया। तो यहाँ ध्यान रखो कि यहाँ से देखोगे कहीं तक नहीं ले सकते हो। तो अगर 60 लिख जाते तो क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि r की वैल्यू हमेशा 0 से शुरू होगी और कहाँ तक जा सकती है, n, और n यहाँ से दिख जाएगा, ठीक। तो कहाँ तक हो गए, सिर्फ इतने। तो कितने टर्म दिख रहे हैं, गिनो। तो इसके अंदर कितने टर्म होंगे, 6 टर्म होंगे, जो फ्री फ्रॉम क्या होंगे, रेडिकल साइन होंगे, ठीक है। लिख लो कितने टर्म, 6 टर्म। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये टी आर प्लस 1 इक्वल टू 6561 सी आर, और ये 7 टू दी पावर दिस, ये आ गया। तो यहाँ से जब सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ रहा है, ये इसको 3 से डिवाइड कर लिया, कितना आया, 2 और माइनस r/3 इंटू दिस। तो तुरंत दिमाग में बात आ गई कि इसका हम लोग को क्या ले लेना है, एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम ले लिए, कितना आ गया ये, कुल मिला के 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो r का वैल्यू कहाँ से शुरू हुआ, 0, लास्ट ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो तो रहा है। तो अब ये क्या हो गया, अब ये कितने नंबर है टोटल, तो हमेशा ध्यान रखो ये कैसी सीरीज बन रही, एपी बन रही कि नहीं, समांतर श्रेणी। तो लास्ट टर्म पता है, तो L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितना आ गया ये, a की जगह कितना आ जाएगा, 0, पहला टर्म है ना, और ये n माइनस 1, और d की जगह कितना आ गया, 9। तो कैंसिल हो गए, तो n की वैल्यू कितना आ गया, 7, पक्का था। तो यही टर्म आ जाएंगे। बात समझ गए कि नहीं। कुछ लोग इसको ऐसा सीधा भी बता देते हैं, क्या उसको शॉर्टकट बोलते रहते हैं कि यहाँ जो नंबर लिखा है, ध्यान देना, यहाँ जो नंबर लिखा है ना, इसका एलसीएम निकाल के इसको डिवाइड कर दो सीधे, तो वैल्यू दे देगा। लेकिन हम ऐसा नहीं बताते, क्यों नहीं बताते हैं, इसके लिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
तो देखो भाई, अच्छा अब एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या ध्यान रखनी है, एक मिनट पहले इसको लिख लेते हैं। ये 4th रूट ऑफ 9 और ये क्या है 6th रूट ऑफ 8 होल टू द पावर r। हम लोग को ध्यान रखना है कि x और a के प्लेस, किसके प्लेस, x और a के प्लेस, ये हमेशा जो होने चाहिए ये कैसे नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर। ये तभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है यानी अभाज्य संख्याएं नहीं है तो उनको पहले सही करना है। जैसे 9 और 8 लिखा है तो ये क्या प्राइम नंबर है, तो पहले प्राइम नंबर बनाना है। ऐसा इसलिए करवाते हैं क्योंकि ये हो सकता है दोनों नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो इसके अंदर भी कुछ इसका इस वाले नंबर का मल्टीपल छुप सकता है कि नहीं छुप सकता है, नहीं समझे बात। जैसे मान लो हमने एक जगह 3 लिख दिया, ये एक ऐसा लिख दिया, और एक जगह जो है हमने ये लिख दिया क्या कहते हैं कि 5th रूट ऑफ 15, तो ये हो सकता है ये और ये नंबर आपस में मिला के उसके पावर का जहां इरेशनल मिल रहा हो उसको हटा के क्या बना सकते हो, रैशनल। क्योंकि जब फार्मूला लिखते तो आके यहाँ तो भले प्लस या माइनस लगा दिख रहा है लेकिन यहाँ आके तो मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बात समझे कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा है ये 3, इसका मतलब 3 पे पावर 1/4 और 15 लिखा है तो इसका मतलब ये 3 पे पावर इसको 1/5 और इंटू 3 पे पावर क्या लिख सकते हैं, पावर दिस। अब ये हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया हो कि ये दो बेस तो सेम हो गए, अब आधार सेम हो गए तो ये दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाने के बाद इनको ऐसा सेट कर दिया जाए कि मिलके एक ही जैसा नंबर बन जाए। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए ये हमेशा बताया जाता है कि x और a का प्लेस जो होना चाहिए वो हमेशा कैसा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्योंकि ये दोनों आपस में मिलके ये अभी तो अलग अलग जो है ये हमें कैसा दिख रहा है, इरेशनल, ये अभी कैसे दिख रहे हैं, रेडिकल साइन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में मिलके ये हो सकता है, जैसे ये अभी तो नहीं बन रहे हैं लेकिन ये हो सकता है कि आपस में मिल जाए और मिल जाने का तो ऐसा नंबर बन जाए जिसको सॉल्व हो जाए सीधे ये और होके ये पावर हट जाए। भाई जैसे मान लो एक काम कर लेते हैं, ये ऐसा लिखा रह लेते हैं, ठीक। अभी तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे थे हम लोग को, लेकिन यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये 1/2 है कि नहीं, और यहाँ पे इस लाइन का मतलब भी ये क्या हो गया 1/2 इंटू दिस हो गया कि नहीं। लेकिन ये 3 आपस में मिल गए तो मिलके खाली 3 रह गया कि नहीं। तो यहाँ पे तो ये सबको दिख रहा है कैसा, इरेशनल, सॉरी क्या कह रहे हैं, दिख रहा है रेडिकल साइन। क्या दिख रहा है करनी के साथ दिख रहा है, लेकिन जब ये सॉल्व हुआ तो इसके ऊपर तो रेडिकल साइन हट गया कि नहीं हट गया। इसलिए बताया जाता है कि ये नंबर दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर, क्योंकि जब प्राइम नंबर होंगे तो दोनों के बेस कभी भी सेम, इसलिए बोला जाता है। बात समझे कि नहीं। तो इसको पहले सॉल्व कर लो। ये कितना रहेगा, ये इसका मतलब हो गया ये 3 पे पावर 1/2 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर और ये कितना आ जाएगा, और अब यहाँ से नंबर हम लोग को पता है, इसका एलसीएम ले लोगों, तो 2 का एलसीएम तो 2 ही रहेगा कि नहीं। तो r का वैल्यू 0, 2, 4 और कहाँ तक ये 500 रहेगा कि नहीं रहेगा। और इसको काउंट कर सकते हो, तो कुल मिला के कितना आ गया 251 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये हो गया, नोट कर लो इसको। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, तो जब टर्म देखेंगे ये था
अब तुम्हें थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ता है इस क्वेश्चन में। अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ नंबर आता था तो इससे कट दे रहा था, तो तुम फट से खुशी खुशी निकाल ले रहे थे। इस बार कट नहीं रहा है तो तुम फट से यहाँ से एलसीएम लेके निकालने बैठ गए। पहले तो ये देखो ये कितना आ रहा है, ये कितना आया? अरे 100 अपॉन इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 25/, ये आया कि नहीं आया? हाँ वही भाई, क्या बोल रहे हो, ये आ गया। ठीक, अब तुम यहाँ से अगर मान लो एलसीएम निकालना बैठ गए ना तो ऐसे नंबर आ जाएंगे बेटा 25/2। वो तो रूट के साथ बने ही बने रहे कि नहीं बने रहे, तो तुमको यहाँ पर एलसीएम जो इतनी देर से निकाल रहे थे ना वो सब फेल हो गए, इसीलिए हमने मना किया। वो शॉर्टकट जो है इसीलिए नहीं बताया कि लोग बताते थे कि यहाँ पावर का एलसीएम लेकर डिवाइड कर दो और डिवाइड करने पे जो आ गया उसमें +1 कर दो, आंसर आ जाता। नहीं आता, कहाँ इसमें कहाँ आ रहा है? यहाँ पे तुमको अब गिनना ही पड़ेगा, ध्यान से देखना ही पड़ेगा। सबसे पहले आर की वैल्यू क्या, देखो एक तो ये एलसीएम चल रहा है 8 और 6 कितना आया? कितना? 24। ठीक, अब हमने बताया था आर की वैल्यू कहाँ से शुरू होती? 0। धरो 0 कहाँ सेट हो रहा है? देखो इधर आर की वैल्यू 0 रखा, जैसे रखा तो 100C0, ये तो काम कर गया, ये भी काम कर गया, 1 हो गया। लेकिन बेचारा ये काम नहीं किया, ये क्या बचा रहेगा? 5 पे पावर 25/2। ठीक, अभी इस पे यहाँ पे नहीं ध्यान दो, इर्रेशनल टर्म की बात कर रहा है। क्वेश्चन में हमको जब भी कभी इर्रेशनल टर्म बोलता है निकालने को तो हम लोग हमेशा पहले रैशनल टर्म ही निकालते हैं और टोटल टर्म से उसको क्या कर देते हैं? माइनस। तो इसलिए क्वेश्चन की भाषा पे भी नहीं जाएंगे, हम केवल इस पर ध्यान कर रहे हैं। तो यहाँ से तो रैशनल टर्म आ ही नहीं रहा है, अब जब आ नहीं रहते तो फेल हो गया, तो 0 तो ले नहीं सकते थे जब फटाफट गिन रहे होती देर से। अब दूसरा 8 और 6 का एलसीएम लिया था तुमने, क्या था दूसरा नंबर? अरे कितना आया था एलसीएम? 24। चलो अब 24 रख के देखते हैं कि क्या काम बन रहा है हम लोग का। रखो यहाँ पर, कितना रखा? अरे रखा तो ये कितना आया? 3 आया, और 25/2 -3, तो ये भी फेल हो गया। अब दूसरा कौन सा था? 40। चलो रख के देख लो, 48 रखा यहाँ पर, कितना आया? 48/8, कितना मिला ये? तो ये फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन हो गया। फिर क्या बचा? रख के देखो, और कोई? और 96 रखो, और रखो, और कोई बचा? तो इसका इसमें होगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी है, ढंग से सोचो तब निकलेगा भी। तो अब आर की वैल्यू जैसे ये आप वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर बन जाएगा ये। दूसरी वैल्यू कौन सी? 36 के बाद कौन सी आ रही? 60। कंफर्म है ना? ठीक है। और क्या चीज? 80 की 84? 84 होगा, 80 नहीं होगा, क्योंकि 80 यहाँ ले जाओगे तो यहाँ फेल कर जाएगा, तो 84 होगा। और बस, तो टोटल अभी कितनी वैल्यू हो रही है? 1 2 3 4। तो इतनी देर की पढ़ाई ऐसे फेल हो जाती है कभी कभी क्वेश्चनों पे, ये ध्यान रखना। ये जरूर ध्यान रखना कि जब डिवाइड करो तो ये नंबर यहाँ डिवाइड होना क्या है? कंपलसरी। अगर नहीं डिवाइड होता है तो ढूंढना पड़ेगा ऐसे बैठ के। लेकिन ये जो टर्म मिल रहे हैं, ये 4 टर्म जो मिल रहे हैं, ये कैसे टर्म है? रैशनल टर्म है। कैसे टर्म मिलेंगे? और हम लोग की जो जरूरत है वो कैसे टर्म की है? इरैशनल। तो इरैशनल टर्म, तो इरैशनल टर्म कैसे निकालेंगे? टोटल टर्म
माइनस रैशनल टर्म। और टोटल टर्म हमेशा कितने होंगे, जितनी पावर होगी उससे एक ज्यादा, क्योंकि पावर n होती तो नंबर ऑफ टर्म कितने थे n+1। तो यहाँ से कितने हो गए 101 और माइनस 4, तो कितना आ गया ये 97। तो इसका मतलब इसके अंदर 97 टर्म जो होंगे वो इरेशनल होंगे, नोट कर लेंगे। अब जाके ये पॉइंट पूरा कंप्लीट हुआ, अब इसका दूसरा आर्टिकल शुरू होगा। तो नेक्स्ट अब देखो, अभी तक क्या है कि रैशनल टर्म निकाल लेते हैं, अब हमें सम निकालना है रैशनल टर्म का। तो कोई नई बात रही है, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि कौन कौन से टर्म जो है रैशनल होंगे वो निकाल लेते हैं, मतलब कौन कौन से पद परिमेय होंगे। ये इस पूरी लाइन का मतलब ये आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। अब ये 10CR, ये 2 पे पावर कितना रहेगा 5 माइनस R/2 इंटू दिस। अच्छा अब इस बार काम बन जाएगा क्योंकि कैंसिल हो गया था ना पहला, तो इसलिए ये सीधे इसका एलसीएम ले लोगे, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इस बार क्या होगा, R की वैल्यू 0 से चलेगी कि नहीं चलेगी, चल जाएगी। क्यों, क्योंकि इस बार कोई समस्या नहीं है, तो इसलिए R की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 0। 0 रख दोगे भाई तो 2 पे पावर 5 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। R की वैल्यू 0 चलेगी, फिर कितनी चल जाएगी 6। हाँ R/, तो 10 का ही मल्टीपल होगा तो और ही काम खत्म। तो R की वैल्यू तो 0 होगी या फिर क्या होगी 10। तो यानी कि यही दो वैल्यू होंगी जब टर्म कैसा होगा रैशनल। तो इनकी इस पे R बराबर 0 पे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। तो जब R का वैल्यू 0 होगा तो ये टर्म क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ वैल्यू रख दो 10C0 और इसको फिर सॉल्व कर लेंगे तो T1 बराबर 2 पे पावर 5 आ जाएगा कि नहीं बच जाएगा। और R का वैल्यू फिर कितना आ गया 10। तो 10C10 2 पे पावर, तो ये कितना आ जाएगा, तो 10C10 मतलब ये तो 1 ही हो जाएगा। और ये भी 2 पे पावर दिस, तो ये 3 स्क्वायर। तो कुल मिला के ये T2 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 3 स्क्वायर। 2 पे पावर 5 कितना हो गया था, हाँ ठीक है ना। तो T1 पे कितना आ गया 32 हो गया और T2 कितना हो गया 9। इन दोनों का हमें क्या चाहिए योगफल, तो समझाइए तो निकाल देते हैं। तो इसलिए T1 प्लस T2 तो कितना आ गया 41। कोई प्रॉब्लम इसमें, बात समझ आ गई। तो कैसे, अगर हमसे कोई सम पूछ रहा है तो हम इस तरीके से निकाल के उसको क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। और लिखते हैं क्वेश्चन एक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे अभी तक 2 टर्म के लिए काम हो रहा तो बात खत्म हो गई। अब यहाँ पे टर्म कितने दिए गए 3। तो जब 3 टर्म्स दिए गए हैं तो इसमें करना क्या है कि किसी भी 2 टर्म को पहले एक सिंगल टर्म कंसीडर करो। अच्छा 1 जब भी लिखा हो 1 को एक साथ मत लो, क्यों, क्योंकि एक लिखा है तो बेचारा अकेला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ वही रिजल्ट बना रहेगा, तो कैलकुलेशन क्या करेगा आसान करेगा। इसलिए इसको हम समझ लेते हैं x और इसको समझ लेते हैं क्या a। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन कुल मिला के ऐसा हो रहा है 6CR ये आ गया कि नहीं आ गया। अब इसका कहानी तो खत्म हो चुका है और अब सबको एक बात पता है, क्या पता है, तो सबको बात ये पता है कि ये नंबर भी कैसा नंबर देगा हमेशा नेचुरल नंबर। अब हमें क्या निकालना है, हमारा मकसद क्या है रैशनल टर्म का सम। अब अगर सब लोग ध्यान करोगे तो R की वैल्यू कहाँ से शुरू हो चुकी है 0 से, और इसमें 0 से फिर 1 2 3 ऐसे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ज़रा सबसे पहले देखो R का वैल्यू मैंने 0 लिया। R का वैल्यू जब 0 लिया तो दिमाग में बात ध्यान रखना, यहाँ तो T1 बना वो मत लिखो, यहाँ पे ध्यान दो क्योंकि हमें टर्म कितने मिल रहे हैं उस पर देखो। R की वैल्यू जैसे 0 लूँगा मैं तो ये 6C0 पूरा लिख दे रहा हूँ, ये 0, तो कुल मिला के ये वैल्यू 1। ये रैशनल टर्म है कि नहीं है, तो यहाँ से कितने टर्म मिले 1। अब R का वैल्यू 1, जरा R का वैल्यू 1 लिया
और जैसे r का वैल्यू 1 लिया, देखो ये क्या हो रहा है 6c1√2 दिस हो गया। अब यहाँ 1 लिखा है, ये √2 है, और 3 ये क्या है 3⁻⁴। अब क्या ये कहीं सॉल्व होगा? तो इसका मतलब इसके अंदर से कोई रैशनल टर्म ही नहीं मिलेगा, तो ये टर्म नेग्लेक्ट हो गया। फिर r का वैल्यू कहाँ होगा 2। अब जब r की वैल्यू 2 होगी तो 6c2 हुआ और √2 दिस हुआ कि नहीं हुआ? और अब भाई जी क्या इससे कोई रैशनल टर्म मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या ये 2 लगा है? देखो इधर छोटी पावर है तो तुमको करके दिखा दे रहे हैं, इसके बाद नहीं करूँगा। इसका जैसे स्क्वायर करोगे 2 हो गया कि नहीं हो गया? ये गड़बड़ी फैला रहा है कि नहीं? ये ऐसे रहा कि नहीं रहा? और ये 2 यार कितना गंदा लिखा होगा, ये ऐसे रह रहा होगा कि नहीं रह रहा होगा? और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ये तो देगा नहीं, दोबारा समझा नहीं पाएंगे भैया, यही देखते रहना। तो ये इससे जाएगा तभी तो मिलेगा, तो इसमें कितना टर्म मिलेगा? 1। हमारा क्वेश्चन क्या है भाई साहब? सम निकालना है, ठीक है? तो इसलिए जो है एक काम करो, सम ना करो। तो यहाँ पे जो सम निकालने वाला टर्म हुआ कौन सा हुआ? 6c2 × 2 हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो। अच्छा, अब r की वैल्यू 2 हुई, अब r की वैल्यू क्या चलेगी 3। तो अब यहाँ से क्या आएगा 6c3। और अब जरा देखो यहाँ से कोई मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा? अब मन में सोच लो, सिर्फ एक ही देगा जब a³ + b³, उसके बाद अलग कोई इसमें, तो इसका अलग ये अलग एक ही आएगा ना कि नहीं आएगा? कौन सा आया बोलो जरा? 6c3। और ये क्या आ जाएगा? सिर्फ 3 होगा कि नहीं होगा? बस अब आगे इसके बाद कौन बचा? 4। अब बताओ क्यूब तक का तो तुम्हें फार्मूला याद है? और जब फार्मूला याद है क्या? नहीं याद है तो आती है हम लोग को क्या? बायनोमियल थ्योरम। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से रैशनल टर्म है। कैसे करोगे? ये तो बाहर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, हमको इसके अंदर पता करना है ना कौन कौन सा रैशनल है, कौन कौन सा परिमेय है। तो भैया हम इसके अंदर बायनोमियल थ्योरम लगाने जा रहे हैं। देखो इधर इधर ये क्वेश्चन ऐसा हो गया है, tr+1 इक्वल टू कितना लिखोगे? 4cr√2 पावर में 4 - r और दिस, तो यहां से कितना हो गया 4cr 2 पे पावर दिस, और इन दोनों का फिर क्या चलता है? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 6। तो इसके अंदर कौन सी एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी? क्यों r का वैल्यू 0 लिखोगे, अब 6 आ रहा है तो 6 लिख दोगे तो इसके बाहर चलेगा कि नहीं? तो इसके अंदर एक ही वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी? 0। अच्छा, जब 0 जैसे लोगे r की वैल्यू 0, तो वैल्यू क्या मिली यहाँ पे बोलो जरा? 2 पे पावर 2, यही तो मिलेगा। अब 4c0 का काम क्या हो गया? गायब हो गया। 4c0 क्या हो गया? 1। तो अब जरा ध्यान से सोचना, ये 6c4 सबसे मल्टीप्लाई में था कि नहीं था? ये सबसे मल्टीप्लाई में था, तो ये 6c4, और यहां से तुमने क्या निकाला? 2 पे पावर 2 मिल गया। अब क्या बचा? r की वैल्यू कहां तक पहुंच गए? 4। पहुंचना कहां तक है? 6 तक। चलो भाई 5 लिखते हैं, कहाँ? यहीं लिखते हैं। r की वैल्यू क्या? 5। अब जब r की वैल्यू 5 ले ली गई, तो अब ये पूरा क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? r की वैल्यू 5 होगी तो इसमें रखोगे कितना आया? ये 6c5 और दिस, ये बना कि नहीं बना? अब फिर इसमें निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालोगे? आता तो है नहीं, ये भी तरीका बताया गया कि नहीं? तो इसी से निकाल देते हैं। कहाँ निकालें भाई? tr+1 इक्वल टू 5cr। फटाफट देख के बताओ इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा?
इसमें कोई संभावना है कि नहीं है? 0 हो नहीं सकता, 1, अरे 1 भी नहीं होगा, 2 कभी नहीं होगा, 3 कहाँ पर, अबे कहाँ मार अभी उड़ाएंगे तुमको यहाँ के, ये हो रहा है, यहाँ फेल कर जा रहा है ना। कितना 3, हाँ नहीं सही बोलो, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये 3/2 और ये मिलके कैंसिल, हाँ तो 3 आ जाएगा। तो एक r का वैल्यू क्या चल रहा है अभी 3, पहले 4 से तो होगा नहीं, और 5, तो x का वाला r का वैल्यू 3। अब ध्यान रखना ये तो बाहर मल्टीप्लाई में चल ही रहा है और r का वैल्यू 3 यहाँ पे आया, तो टर्म क्या आएगा यहाँ पर, देखो लिख रहा हूँ 6c5 इंटू 5c3 और r का वैल्यू 3 रखी थी तो कितना आया था यहाँ पर 2 इंटू 3, ये आएगा। अब कौन सा बचा लास्ट, अब 6 रखो, जब 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6c6, इसमें है कुछ कि नहीं, फिर देखो ये इसका एलसीएम ले लोगे तो 6 ही आ जाएगा ना, तो यानी r का वैल्यू 0 और 6 दोनों चल जाएगा, तो r का वैल्यू 0 और 6, और यहाँ पे बाहर तो ये सबको पता ही क्या मल्टीप्लाई में चल रहा है, अरे हो जाएगा कि नहीं, क्या क्या वैल्यू आई बोलो जरा, अरे तुम लोग लिख लियो कि नहीं, कितना आया 6c6, और जब r का वैल्यू 0 रख रहे हो तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, r का वैल्यू जब 0 रख रहे हो तो 6c0 और 2 पे पावर कितना 3, और ये तो हट गया, फिर उसके बाद r इक्वल टू कितना आ गया 6, तो 6c6 और ये भी रहेगा, कितना रहा 2 पे पावर r पे 6, तो ये कितना, हाँ 2 पे पावर 0 हो गया 3 स्क्वायर, और हमें चाहिए क्या था इनका का सम, तो इसको और कौन मिला था एक, ये और कौन मिला है बेचारा, ये मिला है और एक ये, इन सबको जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ 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 ना ना, ये लिखा है, तुम ऐसे देख रहे हो क्या, ये 2 + 3 लिख के 5 हो गया, तो ऐसे थोड़ी होता है, ये तो तुम सम देख रहे हो। अब मैं तुमसे पूछूं टर्म कितने हैं, एक थोड़ी बोल दोगे, टर्म कितने हैं, ना ना ये 6c2 सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, तो एक यही तो टर्म बचा खाली जो कैसा है रैशनल, तो इससे क्या हमको क्या चाहिए रैशनल टर्म का सम, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। तुम नहीं समझ पा रहे हो बात, पूरे को थोड़ी बोला जाएगा, पूरे को थोड़ी बोला जाएगा, r का वैल्यू 2 रखा, तुमने क्वेश्चन कहाँ चला गया, वो पूरा गायब हो गया ना, जब r का वैल्यू 2 रखा पूरे को टर्म थोड़ी बोला जाएगा, वो एक स्पेसिफिक, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे तो एक टर्म ये मिल रहा है ना हम लोग को, हमें क्या चाहिए सम ऑफ रैशनल टर्म, तो जहां जहां से रैशनल मिल रहा है उन सबको सम करना है, समझ गए, तो इसलिए यहां रैशनल यही तो केवल मिला है, इसलिए उसको उठा लिया गया।
जब कभी भी हम एक्सपेंशन करेंगे तो हमें ध्यान रखना है, बाकी सब क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब इस क्वेश्चन में किसके लिए था, रैशनल से, इसलिए हमने केवल रैशनल वाले रखे और बाकी सबको क्या करते गए, हटाते गए, और अब बाकी आप सबको इसको ऐड कर दोगे आंसर, ठीक है। चलो भाई इसको लिख लेंगे। तो देखो अब एक तो तरीका फिर से वही कि जनरल टर्म लिखे हम लोग और पूरा सब निकाले, वो काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पावर जैसे बढ़ जाएगी तो वहाँ पे इसकी कैलकुलेशन का तरीका जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, देखो कोई भी नंबर जो बना है ये हम लोग को पता है कि दो पार्ट से मिलके ही बना है, क्या भाई, जैसे ये लिख दे 2.7 लिखा है तो ये 2 + 0.7 है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर एक क्या है, इंटीजर है और एक क्या है, अच्छा, और हमें क्या चाहिए कि ये जो टर्म दिया गया है √2 + 1 पावर 6, इसका सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही तो चाहिए इसका कैसा वैल्यू चाहिए, इंटीजर, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग ये मान लेते हैं ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, i + f। अच्छा, अब यहाँ पे तरीका क्या होगा कि हम लोग पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। देखो इसका एक्सपेंशन यानी विस्तार कर लिया जाएगा, तो क्या आएगा 6c0 √2 पावर 6, 6c0 √2 सॉरी 6c1 पावर 5 प्लस 6c2 √2 पावर 4, 6c3 √2 पावर 3 प्लस 6c4 √2 होल ऑफ स्क्वायर, 6c5 √2 और 6c6 √2 पे पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो हट जाएगा। अब देखो समस्या खड़े करने वाले टर्म कौन कौन से हैं, ये तो करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये सीधे कट जाएगा तो बचेगा कितना 2 पे पावर 3, ये भी सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ये भी सॉल्व हो जाएगा। समस्या खड़ी करने वाले कौन से टर्म, एक ये है जो कि √2 पे पावर 5 और एक ये है। तो कैसे काम किया जाता है इसको निकालने के लिए कि जब कभी भी सम ऑफ इंटीग्रल टर्म बोल रहा है, लार्ज पावर हो और जिसमें एक से ज़्यादा टर्म अगर आ रहे हैं इंटीजर, ऐसा भी सोच सकते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले i + f लिख लो और उसके बाद एक टर्म p ले लो। अब p क्या होता है, p हमेशा क्या होगा कि जो साइन यहाँ पे दिया गया है इसको अपोजिट कर दो, इसको विपरीत कर दो यहाँ पर, और ये ले लो। अब इसको लेने के बाद फिर क्या होगा कि बस इसमें ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, तो केवल जहाँ पर ये नंबर ऑड लिखे हुए, कैसे नंबर लिखे हुए, ये वाले, उसके आगे सिर्फ क्या लग जाएगा, माइनस, और बाकी सब क्या बना रहेगा, प्लस। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू लिख दी जाए तो ये p = क्या हो जाएगा, 6c0 √2 पावर 6, 6c1 √2 पावर 5, 6c2 √2 पावर 4 माइनस 6c3 √2 क्यूब प्लस 6c4 √2 स्क्वायर माइनस 6c5, और उसके बाद हमेशा इनको प्लस कर दोगे, इसको क्या कर दोगे, प्लस, देखो दोनों को जोड़ दो, और जैसे जोड़ दोगे तो जो समस्या टर्म खड़ी कर रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, क्या ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और बाकी के सारे टर्म, अब ये कैसा हो गया, i + f + p हो गया कि नहीं हो गया, बाकी की टर्म जो है दो दो बार हो जाएगी कि नहीं हो जाएंगे। और अब इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो फटाफट इसको सॉल्व करके जरा इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो ये जो वैल्यू आ गई i + f + p = 198। अब पूरी क्लास में एक बात ध्यान दो, हमको तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है ना। अब ये वैल्यू निकलेगी कैसे, उसका ट्रिक सुन लो। i कैसा नंबर है, इंटीजर, ये नंबर भी कैसा नंबर है, तो अगर p + f भी क्या बन जाए, इंटीजर, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी,
तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आई क्या, f की वैल्यू तो हमेशा ये रहती थी कि नहीं, क्योंकि f कैसा नंबर था यहाँ पे, डेसिमल। तो जब डेसिमल नंबर होगा उसकी वैल्यू हमेशा किसके बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में। अच्छा, अब दूसरी बात p की वैल्यू, p की वैल्यू जो ये हम लोगों ने ये एज्यूम करी है कि नहीं करी है, अरे भाई p इक्वल टू ये एज्यूम किया गया है कि नहीं। तो अब जरा तुम ध्यान से सोचो ये वैल्यू कैसी वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से लेस आएगी कि नहीं आएगी। अरे देखो √2 का मतलब कितना हुआ 1 पॉइंट, और -1 कर दोगे तो क्या होगा, पॉइंट ही तो रहा, और पॉइंट पे पावर 6 है तो वैल्यू कैसी रही, डेसिमल में ही बनी रही, क्योंकि डेसिमल नंबर पे पावर लगा दी तो वैल्यू को क्या करेगा, वो छोटा ही करेगा। तो यानी कि p का जो वैल्यू हो गया वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। अब क्या रहेगा वो तो नहीं निकालना है, बस केवल इतना ध्यान है कि ये किसके बीच में रहेगा, 0 और 1। और अब इस दोनों को जोड़ दो, तो जैसे जोड़, क्यों, क्योंकि p प्लस एफ की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको जोड़ दिया तो यहां से क्या आ गया, f प्लस पी। एक बात ध्यान रखेंगे, इस पे इक्वल है, इस पे इक्वल नहीं है, इसलिए इक्वल साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इधर वैल्यू 1 + 1 कितना हो गया 2। और अभी तुमको बताई थी बात कि ये i कैसा नंबर, इंटीजर, पूर्णांक, ये भी 198 भी क्या है, इंटीजर, ये भी पूर्णांक। तो यानी कि p प्लस एफ को भी क्या बनाना पड़ेगा, इंटीजर। तो यहां से p प्लस एफ इंटीजर क्या होगा, देखो 0 से 2 के बीच में है, तो ये इंटीजर का क्या होगा, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या, 1। तो यानी कि यहाँ पे जब ये वैल्यू हम लोगों ने रख दी तो ये कितना आ गया 198, तो यानी i का वैल्यू कितना आ गया 197। तो ये यानी कि इसके अंदर, इस पूरे एक्सपेंशन के अंदर जो इंटीजर टर्म है, ठीक है, वो जितने भी इंटीग्रल टर्म है उनका सम जो होगा वो ये आएगा। इसको नोट कर लेंगे, फिर कुछ एक पॉइंट और भी ध्यान करेंगे। तो इसका सम आने के बाद अब क्या पॉइंट का क्या याद रखना है वो कुछ बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन कुछ और भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं लास्ट, वो देखेंगे। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, ये पावर कैसी है, इवन, इसको 6 मत बोलो, ये इवन है। तो जब कभी पावर इवन होती है तो जब p लिया जाता है तो हमेशा प्लस किया जाता है, p लिया तो क्या कर लिया, प्लस। लेकिन अगर यहीं पे पावर जरा देखो ध्यान से सोचो, पावर 7 होती मतलब ऑड हो जाती, तो अगर ऑड हो जाती और मैं जोड़ देता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्या होता, ये भाई इसको जोड़ने का मतलब क्या था, हम लोग सिर्फ यही कर रहे थे जो टर्म समस्या खड़ी कर रहे हैं वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, यही तो बात थी। तो हम लोग हमेशा सीधे ध्यान रखेंगे कि अगर पावर इवन है, पावर क्या है, इवन यानी सम है, तो उस केस में हमेशा जोड़ दिया जाएगा। अगर पावर ऑड है तो माइनस किया जाएगा, क्या किया जाएगा, माइनस। हम क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बात, इसको ऐसे नोट्स में लिख दिया। ये पहला केस कि x प्लस ए होल पे पावर n, i प्लस एफ इक्वल टू x प्लस ए होल पे पावर n। और p इक्वल टू फिर x माइनस ए होल टू द पावर n, ये लिखा गया। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, अगर n इवन है तो हमेशा दोनों को प्लस किया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, प्लस। तो i प्लस एफ प्लस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। और हम राइट साइड क्या है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम ध्यान कुछ एक बात और पे दे रहे हैं। क्या बात पे ध्यान दे रहे हैं, नंबर 1 कि इस केस में अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में सॉल्व करके दिया, तो p प्लस एफ की वैल्यू कितनी आई है, 1। एक बात सबको ये याद रखनी, p प्लस एफ की वैल्यू क्या आएगी, अरे अभी निकाल के दिखाया कि नहीं दिखाया, हर बार वही होगा, ठीक है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, सुनो इधर, ये जब तुमने प्लस किया है, ये क्या किया है, प्लस किया था ना, तो यहाँ पे जो नंबर आया वो कैसा नंबर है, 198 मत बोलो, इसको इंटीजर बोलो, लेकिन कैसा, इवन। तो यहाँ से जब रिजल्ट निकालते हो तो ये पूरा रिजल्ट कैसा होता है, इवन इंटीजर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो इसको जब ट्रांसफर कर दिया तो i की वैल्यू भी क्या आ रही है, इंटीजर तो आ रही है, लेकिन कैसे, ऑड। तो यानी कि ये ऑड इंटीजर होगी, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर मतलब विषम पूर्णांक।
ये बात हम लोग को ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आई इंटीजर तो आएगा, लेकिन कैसा आएगा, ऑड नंबर आएगा। अभी क्या है कि इसे अगर ये बात याद है तो अभी ऑप्शन में ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि तुम्हें नंबर भी लिख दिया और साथ में लिख दिया क्या कहते हैं कि ऑड आएगा कि इवन आएगा, तो सीधे से तुमको रिजल्ट पता होना चाहिए। दूसरी बात कि यहां पर केस सेकेंड, n इज ऑड, यानी कि ये विषम है, तो हमेशा 1 - 2 किया जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, i प्लस एफ माइनस पी इक्वल टू, ये आ गया। और इस केस में जो वैल्यू आएगी, ध्यान से देखो, क्या p तो सबको पता है यही रहेगा भाई, p की वैल्यू हमेशा किसके बीच में रहेगी, 0 और 1। अच्छा, इस बार वैल्यू कैसे चाहिए, f माइनस पी, तो p प्लस का है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी, रिवर्स। इन दोनों को जोड़ दो अब, तो जैसे जोड़ोगे तो -1 + 0 f माइनस पी, तो कैंसिल हो गया। तो फाइनली ये वैल्यू ये आ गई कि नहीं आ गई। और अभी हमने समझाया था कि इसका ये रिजल्ट क्या होगा, इंटीजर, आई भी क्या है, इंटीजर, तो ये भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो यानी कि इस केस में f माइनस पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोलो, अरे -1 और +1 है तो उसके बीच में वैल्यू क्या आएगी, 0। तो सबको ये याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है, यही काम का रिजल्ट है। तो यहाँ पे अब दूसरी बात देखो क्या, कि f माइनस पी बराबर 0, एक तो बात ये याद रखनी है, और दूसरी बात ये क्या, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, और ये जो रिजल्ट आया था इसमें क्या होता है, हर चीज 2 टाइम्स होती है कि नहीं होती है, तो इसलिए ये जो इंटीजर आएगा क्या, इंटीजर ही, लेकिन कैसा आएगा, इवन, कैसा आ जाएगा, इवन, यानी सम पूर्णांक आ जाएगा ये। तो ये i इक्वल टू यहाँ पे आएगा क्या, इवन इंटीजर। और आखिरी बात क्या, आखिरी बात ये कि जो हमने बताया कोई ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ये तो मैं तुमको क्वेश्चन इतने सारे हम लोगों ने लगाए हुए हैं, तो इस वजह से मैंने बता दिया कि अगर n इवन हो तो ऐसा करते हैं, ऑड हो तो ऐसा करते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो n पता ही ना हो कि क्या है, तब क्या करोगे, तो जब पता नहीं है n है क्या, तो उस केस में पहले वाले से आंसर निकालना, इससे मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच करता तब फिर इससे जाओगे, वरना पहले वाले से ही आंसर सेट किया जाता है। इसको नोट कर लेंगे। अब देखो जो अभी पढ़ाई है उससे रिलेट क्वेश्चन है, कभी भी सम ऑफ इंटीग्रल टर्म जो है ये निकालने को बहुत कम ही रहता है, अगर रहता है तो जैसे पहले क्वेश्चन देखिए वो कि टर्म से निकालो या जो भी बताया वैसा, लेकिन ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही रेयर, उसका एप्लीकेशन ये है। अब देखो उसने कहा कि बायनोमियल थ्योरम ये लिखा था तो ये पूरी वैल्यू ये है। अच्छा, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये n तुम्हें पता होना चाहिए कैसा है, अब इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो जब दिया नहीं है तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग को केस फर्स्ट से काम करना है। तुरंत सबसे पहले क्या ध्यान रखनी है बात p के बारे में। p क्या था, जो भी दिया गया था उसका साइन हम लोगों ने क्या किया था, चेंज। ये एक बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान रखनी कि p प्लस एफ बराबर इस केस के लिए क्या मिला था, 1। ध्यान आ गया। अच्छा, अब जब तुम्हें ध्यान आ गया तो और कुछ ध्यान करते हैं। देखो क्या कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 माइनस एफ को p लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। आज जरा अब देखो, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इस पूरे टर्म की वैल्यू निकालनी है कि नहीं। अच्छा, जब इसकी वैल्यू निकालनी तो इसको 1/p माइनस एफ लिखा जा सकता है कि नहीं। अब इस p के बारे में क्या सोचोगे, तो ये जो तुमने p कंसीडर किया यहां से सोचोगे। अब यहां से सोचोगे क्या, सिर्फ एक ही बात सोचोगे, देखो क्या ये जो लिखा है इसको रैशनलाइज कर दो, यहां पे रैशनलाइज करो, देखो क्या हो रहा है। क्या हुआ, ऊपर कितना आया, अरे ये 1 आ जाएगा कि नहीं, और नीचे कितना आया,
ऊपर बनाया, कोई समस्या है क्या? अच्छा, अब अपनी आंखें खोलो पहले। क्या कुछ दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा? अरे भैया, इसको 1/p बराबर ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो। और इसी बात को तुम क्या लिख सकते हो? तो यहाँ से 1/p बराबर कितना हो गया? और वैल्यू किसकी निकालनी थी? इसकी निकालनी थी कि नहीं? तो यहाँ वैल्यू, तो बस यही ऐसे कचड़ा काम करना पड़ता है। क्या एक रिजल्ट तुम्हें पता होगा और दूसरा रिजल्ट बनाना होगा, और उसकी हेल्प से आंसर निकाल के देगा। ये कट जाएगा तो बचेगा कितना आंसर? एक पता होगा पी और एफ में रिलेशन, और दूसरा रिलेशन इस तरीके से निकाल लोगे। ठीक है, नोट करते फिर अगला क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस बार जैसा सबको पता है कि इस बार पावर दे दी गई है 2n+1। कैसा हो गया? ऑड हो गया कि नहीं? सब हो गया। अब ये ऑड हो गया, और जैसे ये ऑड हो गया तो तुरंत दिमाग में बात आ जाएगी, क्या क्या सेकंड केस। और सेकंड केस का मतलब क्या हो जाएगा? p बराबर किसके होगा? f के। ये बात हो गई कि नहीं? अच्छा, अभी हमने बताया था, ये लिखा गया है, यहां पे इतना घबराने की जरूरत थोड़ी है भाई। ये r बताया गया है ना, r का मतलब दिस है कि नहीं? और यही जो वैल्यू लिखी, इसी का मतलब तो इंटीजर होता है कि नहीं होता है? तो यहां से फाइनली ये तो i+f दिखा ही हुआ है वो, तो जरूरत मुझे पड़ेगी तो मैं i+f के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, एक p और f का रिलेशन हमारे पास होगा पहले से, और दूसरा मुझे क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकालते हैं, जरा देखते हैं। तो p बराबर कितना होगा इस केस में? हम लोगों ने ये पता है f, p बराबर f। अच्छा, और p क्या है? p का मतलब क्या होता था कि जो भी दिया गया उसका साइन क्या कर देना है? चेंज। तो यहां से ये बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, अब हमारी जरूरत क्या है उसकी तरफ भी नजर रखो। हमारी जरूरत जो है वो क्या है? r.f है कि नहीं? r क्वेश्चन ने दे रखा है, और f का मतलब तो हम लोग को पहले पता लग गया है। सीधे यहां से वैल्यू निकाल दोगे। तो r की वैल्यू कितनी है? ये है, और f ये। सीधे ये a+b और a-b का फार्मूला बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये? भाई ये जो वैल्यू लिखी गई है, इसको अगर लिखना चाहे यही तो लिखोगे। टोटल अब सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा अंदर? 20 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये भी ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से रिजल्ट तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये टर्म का लास्ट आर्टिकल क्या, कि कोई भी एक्सपेंशन अगर लिखा गया है तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म होंगे कितने, पदों की संख्या कितनी होगी। भाई हम लोग को सिर्फ ये पता है, क्या पता है? पहला भाई ये जानते कि अगर x+a लिखा है, पावर n है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? n+1 होंगे। कोई इसमें शक? अब अगर मान लो कि ये हो गया x+y+z पावर n, तो कितने हो गए? तो यहाँ पे देखो कितने हो गए, n+1 इंटू n+2। चाहे तो हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? लंबी होगी। यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, बता भी दूंगा थोड़ा। थर्ड, मान लो अगर 4 टर्म है तो इसमें कितने हो गए? n+1, n+2, n+3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। बस ये ध्यान रखना है कि 4 टर्म है तो 3 तक जा रहे हो। अगर मान लो x+y+z+t+w पे पावर n इसमें हो तो कितना हो जाएगा?
n+1 n+2 n+3 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा। अब कैसे निकालते हैं ये है, जरा देखो, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड होल पे पावर n लिखा हुआ है, इसको x समझ लेता हूँ, इस पूरे को a समझ लेता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर लिखोगे एक्सपेंशन कैसे लिखोगे, nc0 x पे पावर n, फिर क्या लिखोगे nc1 x के पावर n-1 प्लस वाई प्लस जेड लिखोगे कि नहीं। फिर अगला टर्म क्या लिखोगे, nc2 x पे पावर n-2 y प्लस जेड होल ऑफ स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही इसके आगे लिखोगे और लिखते लिखते लास्ट में कहाँ तक जाएगा, ncn y प्लस जेड होल पे पावर क्या आ जाएगा n। अब मेरी एक बात और ध्यान रखेगी, क्या, जैसे मान लो ये x प्लस वाई लिखा है, अब मैं सबसे पूछूं कि बताओ इसमें कितने टर्म है, तुरंत तो सब लोग बोलेंगे कितने पद हैं भाई, दो ही तो हैं, दो हैं कि नहीं। अच्छा मान लो इसमें अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी दो ही रहेंगे। अरे ये तो कांस्टेंट नंबर है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाने से टर्म में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा भाई, जब जुड़ा हुआ होगा तभी तो दिखेगा। अब जरा ध्यान देना, हमारा जो आर्टिकल है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, पदों की संख्या है, ठीक। तो तुरंत सबके दिमाग में बात आनी चाहिए, इससे जो टर्म मिला वो कितना मिला, 1। इससे कितने मिल रहे हैं बोलो, 2 मिल रहे हैं। क्या y प्लस जेड लिखा हुआ है, अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो एक ये होगा एक ये होगा, मिलकर 2 हुए कि नहीं हुए। अब इस वाले में तो इसमें पावर 2 है, तो इसको एक्सपैंड करोगे तो कितने टर्म मिलेंगे अंदर, 3। और इससे अगर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो वो भी कितना आ जाएगा, 3। अब इसके आगे बढ़ोगे ऐसे ही, ऐसे करते करते देखो पावर 2 थी तो 3 आ गया, 2 है, पावर 1 है तो कितना आ रहा है, 2 है। ऐसे लास्ट वाले में जाओगे तो कितना आएगा, पावर n है तो कितना आ जाएगा, ये तो बाइनोमियल थ्योरम में। और अब जरा ध्यान से देखो ये क्या बन गई, एक AP बन रही कि नहीं, समांतर श्रेणी बन जा रही है, जिसका फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट। तो टोटल टर्म इसके अंदर कितने हैं, 1 से लेके n+1, तो टोटल टर्म कितना है, n+1। तो n+1 और बाई में क्या होता है 2, और फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो टोटल कितना आ गया ये, n+1 इंटू n+2 डिवाइड बाई 2। और इसका पैटर्न बनाने के लिए हमने क्या लिख दिया, फैक्टोरियल 2। तो इस तरीके से निकाल लिया गया। तो एक तो तरीका ये होता है, और दूसरा इसका भी एक शॉर्टकट होता है, इस शॉर्टकट का भी एक शॉर्टकट होता है। क्या है कि अगर मान लो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr, यानी कि ये r लिखा है और पावर n है, और इसमें किसी ने हमसे पूछे नंबर ऑफ टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म, तो ये होता है n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, ठीक है। ये इसका एक और शॉर्टकट है, जितने इसको सीधे लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन लिखते हैं। अब क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिख दिया, अब हमने पूछ लिया नंबर ऑफ टर्म, तो तुमको कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधे तुमको पता है क्या फॉर्मूले। अब यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा, ये तो पहला मेथड हो गया, जो चार्ट बना के दिया है, कितना रहेगा 10+1 है, कितने इसके अंदर वेरिएबल x y z, जितने चर होंगे उसके हिसाब से देखोगे। तो 10+1 इंटू 10+2 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये 11 इंटू 12, तो कितना आ गया टोटल 66, ये हो गया। और दूसरा जो है यहाँ पे हमने बताया तो यहाँ r कितना होगा, r मतलब वेरिएबल कितना, x है y है और क्या है z, तो यानी r कितना हो गया 3, और n की जगह कितना हो गया 10। क्या फार्मूला था, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, तो 10 प्लस 3 माइनस 1 10। अब इसमें लगा दो सीधे 12c6, सॉरी 12c2, इसको सॉल्व कर देंगे तो 66, ये आंसर आ गया, देख लो आ गया कि नहीं। तो बस अब इसमें कुछ और नया तरीके क्वेश्चन वाली कोई बात ही नहीं, बस यही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो अब
जाके टर्म से रिलेट जितनी पढ़ाई थी बायनोमियल थ्योरम में वो जाके खत्म हो गई है। अब शुरुआत होगी यहाँ से कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। कोफिशिएंट तो लिखो, सबसे पहले नोट्स के पॉइंट ये है। पहला 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन nc0 nc1x nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब अप टू ncn x टू द पावर n। कोफिशिएंट का मतलब सब लोग को याद है, एक बार और ध्यान कर लेते हैं कि जैसे ये लिखा गया है और किसी ने हमसे पूछ लिया कि कोफिशिएंट ऑफ y यानी y का गुणांक क्या है, तो जो उसके मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो बताया जाएगा विद साइन, चाहे प्लस हो चाहे क्या माइनस। अगर मान लो किसी ने यहाँ से पूछ लिया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या बोलेंगे -3, गलत, पूरी बात बोलेंगे। जो मल्टीप्लाई में लिखा चाहे वो आगे हो चाहे क्या हो पीछे, मल्टीप्लाई पे होना चाहिए, ठीक है। ये था कोफिशिएंट का मतलब। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब जरा यहाँ से एक बात जरा देखो सब लोग, अगर क्या देखोगे, पहली बात जितना नीचे लिखा उतना एक्स की पावर में, जितना नीचे लिखा उतना एक्स की पावर में, जितना नीचे लिखा उतना एक्स की। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूँ ये कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर इन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, तो क्या बोलना चाहोगे? मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूँ, जितना एक्स की पावर में उतना ही नीचे, लेकिन ये कब होगा? जब 1 प्लस एक्स वाला होगा तब होगा, हमेशा नहीं। तो यहां से मैं सीधे बोल सकता हूं क्या, ये क्या लिखा है, नीचे क्या हो गया, ऊपर कितना लिखा है यहाँ, तो यहाँ n बन गया कि नहीं। अब दूसरा पॉइंट 1 बाइनस एक्स होल टू द पावर n, तो ये क्या हो गया nc0 बाइनस nc1x nc2x स्क्वायर। भाई इसमें x बदल गया है किससे, -x, x बदल गया किससे, बस। तो क्या होगा, जहां जहां पावर ऑड है यानी विषम है उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस, बाकी सब प्लस रहेगा। एक बात और ध्यान देना, ये देखो ये लिखा जाएगा कि नहीं, क्यों, अभी बताया ना, x बदल गया किससे, तो यहां से क्या निकलेगा, ये जो वैल्यू लिखी ऐसे नहीं लिखी जाएगी, क्या इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस दिस, तो ये लिखा है ऐसा लिखोगे कि नहीं, और अब अगर मैं ये बोलूं यहां से कोफिशिएंट ऑफ आर इन 1 बाइनस एक्स होल टू द पावर n, तो क्या बोलोगे इसमें, बिल्कुल गलत है ये, क्यों, n है तो यहां n है, अगर r है तो, अब सही हुआ, तो क्या हुआ, -1 पे पावर r, और क्या, जितना x की पावर में उतना नीचे, और ऊपर कितना जाना है, यहां वाली पावर देख के लिखोगे, ठीक। इतनी बात दिमाग में सेट हो गई कि नहीं। और अब तीसरी एक बात और, तीसरी बात ये कि भाई जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो किसी न किसी टर्म में रहता है। अब और बायनोमियल थ्योरम में टर्म का मतलब क्या है कि मैं क्या करूं कि किसी भी तरीके से r की वैल्यू मिल जाए, किसकी वैल्यू मिल जाए, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैसा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन ax टू द पावर p प्लस b अपॉन x टू द पावर q होल टू द पावर n, तो इसमें r की वैल्यू सीधे ये हो जाती है n इंटू p, यहां पे कितना लिखा हुआ है m, तो -m अपॉन ये कितना है p, और ये कितना है, तो p प्लस q। ये तीन बातें अपन ध्यान रखेंगे और इसी से फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो देखो यहाँ पे पहला क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 दिस, तो इसमें मतलब x पे पावर 7 का ही हमें जो है गुणांक चाहिए इस वाले से। तो देखो ax स्क्वायर प्लस 1 अपॉन bx पावर 11,
कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 7, ये चाहिए वैल्यू हम लोग को। तो अभी हमने बताया कि भाई जो कोफिशिएंट होगा किसी ना किसी टर्म में ही तो होगा, तो उस केस में हमने क्या बताया भी r की वैल्यू निकालना। तो r की वैल्यू क्या थी, r इक्वल टू किसका कोफिशिएंट निकाला हम लोग को, x पे पावर किसका 7, तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 2 माइनस 7 अपॉन ये 2 प्लस 1, तो कितना हो गया r की वैल्यू, कितना आ गया 5। अब r की वैल्यू मिल गई तो सीधे उसमें क्या निकाल दोगे, टर्म निकाल दोगे, क्या निकाल दोगे, टर्म। तो यहां से क्या आ जाएगा टी आर प्लस 1, फार्मूला जो था 11c5 ax स्क्वायर, तो यहां से जो आ जाएगा क्या आ गया 11c5 a पे पावर 6 ये आ गया। और अब जरा देख लो कितना आ गया, यहां से 11c5 a पे पावर 6 अपॉन b पे पावर 5, और ये क्या बन गया x पे पावर 7 बन गया कि नहीं बन गया। और हमारी जरूरत क्या है, क्या बोला क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 7 इन, यानी इसके उसमें कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 7 का 7 का, और इसमें निकालना है x की पावर क्या -7, तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए इक्वल। तो यहां से पहले हम लोग देख लेते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 7, तो ये 11c5, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब ऐसे दूसरे वाले भी निकालोगे, तो जब दूसरे वाले भी निकालेंगे तो r का वैल्यू ये फार्मूला लिखा गया था, फार्मूले में कोई दिक्कत तो नहीं। तो r की वैल्यू कितना 6 आ गए, अब निकाल दोगे। अच्छा पावर इवन है इसलिए माइनस n क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अब x वाले टर्म एक साथ कर लो, और चाहिए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर -7, और अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर है। और ये 11c5 और 11c6 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सीधे समझ में आया क्यों, क्यों, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, NCR इक्वल टू NC n माइनस आर से, और ये एक इससे कट जाएगा, एक इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना a इक्वल टू 1/b या AB बराबर कितना 1, ये निकालना था हम लोग को, इसको लिख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस बार जो है हम लोग को क्या देखना है, इस बार बराबर करना है पावर 5 का और पावर किसका 15 का, देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट के लिए, तो r बराबर कितना हो जाएगा, इसी सीधे मल्टीप्लाई होगा, यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब टर्म निकाल दो यहाँ से, तो t 3 + 1 इक्वल टू 10c3 तो ये जो वैल्यू आ गई
यहाँ से क्या आ जाएगा टोटल, ये 10c3 a³ इंटू ये आ गया, तो कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 5, ये क्या आ जाएगा 10c3 a³ बन गया कि नहीं बन गया। अब दूसरा जो हम लोग को निकालना, किसका निकालना है 15 का। तो ये r इक्वल टू तो कितना आ गया, ये 1 आ जाएगा सीधे। और अब तो ये आ गया 10c1, तो मतलब सीधे 10 ही आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों बराबर है। एक ए से ए काट दोगे तो ये सीधे आ गया। अब इसको सॉल्व कर दोगे, कितना आ जाएगा ये फैक्टोरियल 10 ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। तो कितना आ गया 12a²। तो फाइनली कितना आ गया 1/2√3। प्लस माइनस आएगा लेकिन a का वैल्यू कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो कौन सा आया ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन फिर करते हैं नेक्स्ट में।